हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैमरा थोड़ा सा हमारा हिल गया। ये पेन है, ये हमारा पर्चा है। और आज ये हमारा मार्कर कहाँ गया। हमारा मार्कर यहीं पर है। तो कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा सा सेटअप जो है ऊपर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। तो हमारे पास हमारा पर्चा भी नहीं था, हमारे पास हमारा मार्कर भी नहीं था। लेकिन अब चीज़ें हमारे साथ हमारे पास आ गई हैं। हमारे पास हमारा पर्चा आ गया। आज हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन के, जो मैंने छोड़ रखा था। क्यों छोड़ रखा था वो आज आपको समझ में आएगा। कोशी इंटीग्रल थ्योरम और कोशी इंटीग्रल फार्मूला के। देखिए, कोशी इंटीग्रल फार्मूला पे एक सवाल है एनपी बाली साहब की किताब का, एग्जाम्पल नंबर 7। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैं लिख भी दे रहा हूँ, पता नहीं कुछ लोग होते हैं ना सुनते नहीं हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 6 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये से नोट कर लीजिए। अभी आज हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछता है 100% पूछता है। लॉरेंट में ये शायद आ भी सकता है। लॉरेंट के उस पे दे देते हैं, वेटेज पे दे देते हैं, मतलब और करके कि या तो ये करो या तो ये, आइदर दिस आइदर और दिस। तो आज हम बात कर लेते हैं भाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम एंड कोशी इंटीग्रल फार्मूला पे। थोड़ा सा समस्या होगी आपको समझने में, क्योंकि काफ़ी पीछे हम लोगों ने एनालिटिक पढ़ा था। ठीक है, तो आप समझिए एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। बस एक रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ। एक एनालिटिक फंक्शन क्या है कि कोई एक रीजन है R, जिसमें हमारा कोई एक पॉइंट है दिस कहते हैं Z। तो इसका जो नेबरहुड पॉइंट होगा मान लेते हैं A B P Q R N S, जो भी मानना है यहाँ पे वो मान लो। वो है इसका जो यूनिक डेरिवेटिव होगा इस रीजन के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। यही एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होगा, तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग, हमें पता नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें ये डेरिवेटिव है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर इस रीजन के बाहर हो गया तो उसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 0। हमें क्या मालूम भाई क्या होगी, कौन अपना दिमाग उसमें खराब करेगा। तो इसलिए कोशी इंटीग्रल थ्योरम की जब बात करेंगे, यहाँ पे CIT लगेगा और यहाँ CIF लगेगा। मीन्स कोशी इंटीग्रल फार्मूला अगर हम रीजन के बाहर निकाल रही है, तो मैंने बेसिक अभी बता दिया, हल मतलब चलते फिरते बता दिया। पहले ये क्या होता है क्यों होता है, ये तो बस एनालिटिक की बात कर ली मैंने। तो एनालिटिक फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, और जहाँ तक मुझे याद है कि आपको याद ही होगा। और अगर याद नहीं है तब तो भाई थोड़ा सा समस्या आपको होगी। तो हम यहाँ पर लिख कर भी लाए हैं, यहाँ पर हमारे पास हमारा सवाल भी लगा हुआ है। सवाल तो बहुत कुछ खास होते नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत थोड़ी सी अटपटी होती है कि सर्कल की बात कर रहा है या पैराबोला की बात कर रहा है, अरे भाई ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कोशी इंटीग्रल थ्योरम की। तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम की बात करता हूँ अगर मैं, तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम होती है कि एक कोई, अगर मैं बात करूँ, अच्छा देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है लिखना ही पड़ेगा। पर्चा जो था हम उसको पास ही रख लेते हैं अपने। तो देखते हैं, देखो भाई ये क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, सरफेस का इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया, कंटूर इंटीग्रेशन, यानी उस पूरे सरफेस का एक क्लोज सरफेस। कंटूर मीन्स भी क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज सरफेस का। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस, तो यानी मुझे कोई भी अगर रीजन गिवन है, कोई कैसा भी हो सकता है, पटा साड़ा तिरछा जैसा भी हो सकता है, इस रीजन के पूरे इंटीग्रल की मैं बात करूंगा। यानी इसके अंदर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबको मैं किससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। तो इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, ये नॉर्मल होता है, ये सरफेस के लिए होता है, ये होता है कंटूर इंटीग्रल। ठीक है, ये भी सरफेस के लिए होता है, पूरे सरफेस के लिए निकालते हैं हम लोग। तो बात करते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन, अब देखिए मैंने ये क्यों पढ़ाया था, क्योंकि अभी ना जब हम कंटूर करेंगे तो उसमें सिंगुलैरिटीज आएंगी। वो सिंगुलैरिटी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। फिर रेसिड्यू जब हम लोग पढ़ेंगे तो अभी मैंने जैसे मान लीजिए अभी तक तो आपने सिंगुलर पॉइंट्स कुछ पढ़े नहीं। ठीक, लेकिन जब हम लोग कर रहे थे लॉरेंट में, लॉरेंट के आगे आपने देखा होगा तो टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज है, रेसिड्यू एट अ पोल है। तो सिंगुलैरिटी का एक टाइप होता है रेसिड्यू। ठीक है, तो वही रेसिड्यू के लिए हम लोग अभी यहाँ पे बात कर लेंगे सिंगुलर पॉइंट्स की, आगे चलेंगे तो रेसिड्यू की बात कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से उठाता हूँ, कुछ को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं
ये तो वहाँ भी किया था, ये तो वहाँ भी किया था, ऐसे करके हम लोग करें। इसके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। और अभी देखिए इंट्रोडक्शन आज हमारा बड़ा लंबा चल गया, और थोड़ा सा यहाँ पर ना, यहाँ से एक ट्रेन पास आउट होती है, तो ये उसका हॉर्न है, तो उसके लिए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब कभी जब और ज़्यादा हम लोग बढ़िया से करेंगे, जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा, तो हम लोग एक ना साउंड प्रूफ लगा लेंगे जिसमें बाहर का साउंड नहीं आएगा, तो वो फिर होएगा, बढ़िया से होएगा, वो भी होएगा। बट उसके लिए क्या होगा, पेशेंस, यानी क्या उसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बात नहीं करते हम लोग ज़्यादा। तो चलिए, एक रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई रीज़न है आर, ठीक। इसके बाहर अगर मुझे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है बी मान लेता हूँ, इस रीजन के अंदर ये पॉइंट है जेड, तो इस रीजन के अंदर अगर मैं कोई भी निकालूंगा यूनिक डेरिवेटिव, तो एनालिटिक फंक्शन से भी निकल सकता था, होना चाहिए, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर क्या होगा, तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम, CIT कहती है कि कोई रीजन अगर आर है, उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, तो वो क्या होगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जेड की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड, क्योंकि ये जो भी फंक्शन होगा जेड का फंक्शन होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड जो होगा इस कंटूर इंटीग्रल का, वो हमेशा बाहर जीरो होगा। और इस थ्योरम का यूज हम सवालों में करेंगे आगे, जो हम सवाल आगे करेंगे ना, तो उसमें इसका यूज कर लेंगे। क्योंकि जैसे मान लेते कोई अगर सर्कल दिया है, कह रहा है इसका रेडियस 1 ही है, और एक पॉइंट आर 2 हो रहा है, तो क्या अगर एक बात, तो इस सर्कल की रेडियस अगर आर है, तो एक मतलब मान लेते हैं कि वो सर्कल जो है वो 1 सेंटीमीटर का पूरा बना हुआ है गोल। अगर कोई पॉइंट है, अगर उसके सेंटर से पॉइंट अगर 2 पे है, यानी वो सर्कल के बाहर हो गया। तो जब सर्कल के बाहर हो गया, तो क्या वो पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है? नहीं, क्योंकि सर्कल तो एक का ही 1 सेंटीमीटर का ही है, और पॉइंट का है, पॉइंट इधर है, यानी एक के बाहर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो हो जाएगी। ये हो गए हमारी कोशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा होगा उसको हम लोग निकालेंगे, जो पॉइंट उसके बाहर लाई कर रहा होगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात करते हैं, वही रीजन अगर हम मान लें, ये कोई रीजन आर है, ये कोई जेड है, पॉइंट एक हमारे यहाँ पे मान लेते हैं सी है, जो बाहर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये पॉइंट होगा जो बाहर है उसकी वैल्यू क्या होगी, कोशी इंटीग्रल थ्योरम से जीरो, ठीक। लेकिन जब वो पॉइंट अगर मान लेते हैं कि वो यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट सी डैश मान लेते हैं, तो ये तो इसके अंदर लाई कर रहा है ना भाई। अब इसको निकालने का कोई तो तरीका होगा, कोई प्रॉपर वे होगा ना, कि अभी तक तो हम लोग एनालिटिक मान लिया कि भाई CR इक्वेशन होती है, ये होता है, वो होता है फलाना, लेकिन अब हमें उस पॉइंट को निकालना है कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कोशी इंटीग्रल फार्मूला। और उसके लिए फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला एकदम यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे, एकदम यहीं पे होना चाहिए। क्या होता है, ये हमारा कोई फंक्शन मान लेते ए, यानी जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट ए, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे उस सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके अंदर बात कर रहे हैं, तो कंटूर लगाया, कोई दिक्कत नहीं। किसकी बात करेंगे, एफ जेड की, इसके जेड की बात करेंगे, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ए पे, कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से, ए डिस्टेंस पे होगा, ए पॉइंट वहां पे, तो ए डिस्टेंस जाएगा, तो जेड माइनस ए, यानी जेड से ए गए, एक लगाया डी जेड, और ये हमारा इतना तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या इसके साथ एक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई आयोटा। अब ये मत पूछ लेना आप लोग ये कहाँ से आया, ये एक फॉर्मूला है, इसका लिखने का हमने सही तरीका यहाँ बता दिया, ठीक। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे वो पॉइंट निकालना है, तो उस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, ये हो गया। वो पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, कंटूर में, उस सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, तो इंटीग्रेशन लगाया, कंटूर इंटीग्रेशन लगाया। किसकी बात हो रही है, किसका पॉइंट निकालना है, एफ जेड का पॉइंट निकालना है, कितनी दूरी पे निकालना है, ए दूरी पे निकालना है, डी जेड किया। अब इसके लिए क्या किया, 1/2 पाई आयोटा कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे भाई लोग, क्योंकि वीडियोस जो है ना बड़े लंबे लंबे हो जा रहे हैं, तो कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या है, कोशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है। तो आप एक बार ध्यान से देखो, कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वापस लिखना, कोशी इंटीग्रल, केवल मैं डायग्राम बनाता हूँ और आप बताइए कहाँ पर क्या लगेगा, ठीक। ये एक मान लेते हैं, कोई ये हमारा सरफेस है, गिवन सरफेस है, ठीक। एक ये मान लेते हैं सरफेस, ये हमारा एक सर्कल मान लो यार, सर्कल पूरा सही से तो नहीं बन सकता ना, मैं यहाँ पे प्रकाल तो लेके बैठा नहीं हूँ, ठीक है।
ये हमारी रेडियस होगी, मान लेते हैं 2, तो z की वैल्यू 2, यहाँ पर ये पॉइंट z है, इस जगह पे हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं a, कोई दिक्कत नहीं है, a मान लो, p मान लो, फिर मैं कह रहा हूँ वेरिएबल्स पे नहीं जाना अपने। ये हमारा रीजन r है, ये हमने इसलिए लगा दिया यहाँ पे भाई, हम लोगों ने ऐसे बनाया, रीजन r है, दिस रीजन इज r। तो अब एक बात बताओ, ये पॉइंट मैं यहाँ पर लूँ एक c, यहाँ पर ये क्या होगा, एक z पॉइंट होगा जिसका एक यूनिक डेरिवेटिव होगा, मान लेते हैं c डैश, कितनी डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे होगा, ठीक। वो तो दिखाने का तरीका ना, हम लोग सबसे सस्ता तरीका क्या होता है भाई, सबसे सरल रास्ता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल में, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो सबसे सिंपल रास्ता क्या है भाई, डायरेक्टली यहाँ चले जाओ ना, ठीक है। ये होता तो वही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, सी पॉइंट पर क्या लगेगा, कोशी इंटीग्रल थ्योरम लगेगा, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कोशी इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, CIT में इसको शॉर्ट में लिख दूं, CIT लगेगी, ठीक है। अब CIT क्या होता है कि उस पूरे, यानी इसकी बात, सरफेस की बात कर रहा हूँ, कंटूर की बात कर रहा हूँ, कंटूर के अंदर कोई फंक्शन है, लेकिन कंटूर के बाहर कोई फंक्शन है, हाँ यहाँ पे बाहर है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 0 हो जाएगी, खत्म होगी बात। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने जान के एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और ये एक पॉइंट यहाँ बना दिया, दिख रहा होगा ना, ये पॉइंट दिख रहा है। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ C है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ C डैश है, ठीक। लेकिन मैं अगर इसके लिए भी बात करूँ, अगर ये तो मैंने पॉइंट मान लिया C यहाँ पे था, तो ये इसके लिए हो गया, लेकिन क्या मैं C डैश की बात करूँगा तो C डैश के लिए क्या लगाऊंगा यहाँ पर, f ऑफ a, क्यों, क्योंकि a की बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, C लगाया, कंटूर लगाया, ऊपर किसकी बात हो रही, Z की बात हो रही, कितनी दूरी पे बात हो रही, a दूरी पे बात हो रही, वैल्यू क्या होगी इसकी 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये क्या कंटूर के बाहर है, बाहर है, तो इसकी यहाँ पे क्या लगेगा, CIT लगेगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dz इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, ये होता है हमारा CIT, खत्म कर देंगे, नहीं कोशी इंटीग्रेशन थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम। C डैश की बात कर रहा हूँ, तो C डैश पे क्या लगेगा भाई, कितनी दूरी गए, a दूरी पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई आयोटा, पहले ही लिख दो। अब अंदर क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन लगाया है, ब्रैकेट हटाई दो, इंटीग्रल लगाया, कंटूर लगाया, f ऑफ z का लगाना है, z माइनस a, क्यों, एक ही a डिस्टेंस पे जा रहे हैं, dz लगाया, खत्म हो गया, आंसर हो गया हमारा ये। मतलब ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। कि अब आपको समझ में होगा कि थ्योरम कहाँ लगती है, फॉर्मूला कहाँ लगता है। तो थ्योरम लगती है हमारी जब कोई पॉइंट सर्कल के बाहर, या सर्कल कह रहा हूँ, एक रीजन एक रैंडम रीजन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, बाहर 0 होगी, अंदर ये वैल्यू होगी। अब इस पे हम लोग अगला सवाल करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।